नमस्कार साथियों, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम पांचाल आपके सामने आज बेहद ही खास और महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अधिगम टॉपिक की श्रृंखला में अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन अपने चल रहा था और अभी तक अपन 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक का और पावलोव का सिद्धांत अपने कंप्लीट हो चुका है। शायद तीसरा सिद्धांत आज अपने यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और सिद्धांत का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात अपने यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत है, इस अधिगम के सिद्धांतों को अपने 2 श्रेणी में बांटा गया था, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। उन व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अपने यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इधर आप बात कर रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को कहा जाता है ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी। इससे पहले जो सिद्धांत पढ़ा था अपन ने, वो पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत। तो देखिए, सामान्य बात करें इस सिद्धांत के बारे में, तो सामान्य जानकारी में बात करें कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत को देने वाले कौन थे? बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हुआ करते थे और इनको मूल व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। मौलिक या मूल व्यवहारवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यवहारवाद जो दिया गया था, ये व्यवहारवाद तो दिया गया था किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। और व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, इस व्यवहारवाद संप्रदाय को भी किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। लेकिन व्यवहारवाद की जो विस्तृत व्याख्या की थी, वो विस्तृत व्याख्या करने वाले कौन थे? वो विस्तृत व्याख्या करने वाले जो विद्वान थे, उनका नाम था साहब बीएफ स्किनर। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, तो इसमें तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा क्या? वाटसन। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल व्यवहारवादी किसे कहा गया है या मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्किनर महोदय। इन्होंने व्यवहारवाद की विस्तार से व्याख्या की, इसलिए इनको मूल व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और पुस्तक जो थी जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, किताब का नाम था द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत पेश किया और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित होने वाला है। इस पर प्रयोग इन्होंने 2 बार किए। प्रथम बार 1938 में चूहे पर प्रयोग किया और दूसरी बार 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया गया। यहाँ पर याद रखना है आपको 1943। तो 2 बार इनका प्रयोग संबंधित है। तो सिद्धांत शुरू करते हैं। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को समझने से पहले आपको इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। इससे पहले जो सिद्धांत पढ़ा था अपन ने, वो पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था। तो देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही क्या कह रहे हैं अपन? ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और परंपरागत इन्होंने किया क्या कि अभी तक जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? पावलोव ने। और इससे पहले प्रस्तुत किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक और पावलोव के द्वारा उद्दीपन के प्रति क्या करवाई? अनुक्रिया करवाई। यानी इन दोनों विद्वानों के द्वारा पहले उद्दीपन दिया और उद्दीपन के बाद में अनुक्रिया करवाई। अर्थात इन्होंने कौन से बॉन्ड को बताया? एसआर बॉन्ड के द्वारा इन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन इस स्किनर के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यवहार उद्दीपन से प्रेरित हो या उद्दीपन से प्रेरित होकर ही प्रत्येक व्यवहार घटित हो। बहुत सी कार्य ऐसे होते हैं जो बिना उद्दीपन के भी किए जाते हैं। अर्थात इन्होंने अभी तक जो एसआर बॉन्ड को पढ़ाया जा रहा था, उस एसआर बॉन्ड को आरएस बॉन्ड में बदल दिया। अर्थात इन्होंने पहले क्या करवाई? अनुक्रिया, और फिर क्या दिया? उद्दीपक, जिसको पुनर्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि पावलोव और थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए एसआर बॉन्ड को इन्होंने किस में बदल दिया? आरएस बॉन्ड में बदल दिया। यानी इस सिद्धांत को आरएस बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है। एक तो प्रकाशित अनुक्रिया, अर्थात ऐसी अनुक्रिया जिसमें उद्दीपक दिखाई दे रहा हो,
या उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशित अनुक्रिया। लेकिन जब बिना उद्दीपक के जो क्रिया होती है, जिसमें उद्दीपक दिखाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जित अनुक्रिया। या साधारण भाषा में बात करें कि पुनर्वर्ण के प्रति होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जित अनुक्रिया। यहाँ पर बात करें कि उद्दीपक के प्रति जो सिद्धांत दिया था, उद्दीपक के प्रति जो क्रिया हो रही थी, उसमें सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। उसने पहले क्या प्रस्तुत किया? उद्दीपक अर्थात भोजन, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? उससे अनुबंधन। यानी इसे बोला जाता है स्टिमुल्स कंडीशनिंग। अब स्टिमुल्स को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एस, और इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल यानी अनुक्रिया को आर। अतः यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? देखो, एस आर। लेकिन इस स्किनर के द्वारा बिना उद्दीपक के क्रिया को प्रदर्शित किया, उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जित अनुक्रिया। और उत्सर्जित अनुक्रिया को कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, और इसी को कहा जाता है ऑपरेट रेस्पॉन्स। तो ध्यान रखना, ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी तो दी गई थी किसने? स्किनर ने। और प्रश्न पूछ दिया जाए कि रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। तो पुनर्वर्ण के प्रति जो क्रिया होती है उसको क्या कहा गया? उत्सर्जित अनुक्रिया कहा गया। और इस पर कार्य किसने किया? स्किनर के द्वारा किया गया। ने अनुक्रिया कहलवाई पहले, और अनुक्रिया के बाद में क्या हो रहा है? देखो, अनुबंध हो रहा है। तो यहाँ पर इसको समझना, दोनों चीज़ों को। बात किसकी कर रहे हैं? देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रिया। एक क्रिया जो होती है उसे कहा जाता है प्रकाशित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया किसके प्रति होती है? उद्दीपन के प्रति। यानी पहले उद्दीपन दिखाई दे, जैसे मान लो बालकों को पहले आप प्रलोभन दो, पुरस्कार दो, लालच दो, और उसके बाद में वो क्रिया करे, तो वो क्रिया तो होती है प्रकाशित। इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिवादी क्रिया के नाम से जाना जाता है। और प्रकाशित अनुक्रिया पर प्रयोग किसने दिया था? पावलोव ने। पहले क्या दिया था? उद्दीपन, और उद्दीपन के बाद में इन्होंने अनुबंधन करवाया था। अतः पावलोव का अनुबंधन जो है वो कहलाता है एस टाइप अनुबंधन। एस टाइप अनुबंधन को देने वाले कौन थे? पावलोव। लेकिन पुनर्वलन के प्रति जो क्रिया होती है उत्सर्जित क्रिया, इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। काम किसने किया था? स्किनर ने। यहाँ पर तो पहले क्या करवा रहा है? उद्दीपन। लेकिन यहाँ पर पहले क्या करवा रहा है? यहाँ पर पहले और ये अनुक्रिया रेस्पॉन्स। अतः स्किनर ने अनुबंधन करवाया था किससे? रेस्पॉन्स से। इसीलिए इसको बोला जाता है आर टाइप अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, एस टाइप अनुबंधन के प्रतिपादक तो कौन हो गए? पावलोव। और आर टाइप अनुबंधन के प्रतिपादक कौन हो गए? स्किनर। अब यहाँ से इन सिद्धांतों के नाम जो है, इन नाम से संबंधित शब्दावलियाँ निकल कर आती है, उसको भी इनडायरेक्टली आप समझना कि पावलोव के द्वारा कौन सी अनुक्रिया पर प्रयोग किया? प्रकाशित पर। सिद्धांत का नाम क्या कह सकते हैं? प्रतिवादी। किसके प्रति हुआ था? उद्दीपन के प्रति। अतः उद्दीपक अनुबंधन कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं? अनुक्रिया अनुबंधन कहते हैं। ये किसके प्रति? पुनर्वलन के प्रति। अब यहाँ पर दो प्रकार की अनुक्रियाओं को समझने के बाद में आगे अपन चलते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की सामान्य जानकारी क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। कौन सी किताब में दिया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्हें मूल व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। दो क्रियाओं से संबंधित बात करते हैं। और इसके आगे जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया किसके ऊपर? इस चूहे के ऊपर। चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। यह प्रयोग किया था इन्होंने 1938 में। 1938 में प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया? इस प्रकार से देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, एक चूहे को एक बॉक्स में अंदर बंद कर दिया। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को नाम दिया जाता है स्किनर बॉक्स। इसे क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। और इसे ही नाम दिया जा सकता है उलझन बॉक्स। उलझन बॉक्स, जिस पर इनके द्वारा क्या किया गया? प्रयोग किया गया। प्रयोग ये किया कि इस चूहे को इन्होंने इस स्किनर बॉक्स में अंदर रख दिया, और यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, यहाँ लीवर लगा हुआ है, जिसको जब दबाते ही खाना आके यहाँ पर गिरता है, और वाटर, यहाँ से पानी आता है, इस जगह खाना इसमें आता है, और यहाँ पर इसमें करंट आता है।
तो क्या किया कि इस चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया। इसको पता नहीं था कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। चूहे ने क्या की, उछल कूद करना प्रारंभ की। तो चूहे की उछल कूद करना क्या कहलाई, अनुक्रिया कहलाई। उछल कूद करना यहाँ पर कहलाई अनुक्रिया। अर्थात चूहे ने पहले क्या की, अनुक्रिया की। और ये जो अनुक्रिया है, इस अनुक्रिया के तहत उछल कूद की तो ये लीवर दब गया, और जैसे ही लीवर दबा यहाँ पर क्या कर गया, खाना। तो इसने पहले अनुक्रिया की, और अनुक्रिया करने के बाद में खाने के रूप में इसको क्या मिल रहा है, उद्दीपन मिल रहा है। ये जो उद्दीपन जब बाद में मिलता है तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन, पुनर्बलन बोल देते हैं। जैसे पुनर्बलन और उद्दीपन में मैंने अंतर बताया था पहले आपको। किसी बच्चे को विद्यालय भेजो, और विद्यालय भेजने से पहले ही उसको अगर आप चॉकलेट का प्रलोभन दे रहे हो कि विद्यालय जाएगा तो ये चॉकलेट मिलेगी, तो वो तो है उद्दीपन। लेकिन अगर बच्चे को आप विद्यालय रख के आ जाते हो, रोते धोते कैसे भी ले जाते हो, और वापस जब घर आता है विद्यालय से तो उसको चॉकलेट दी जाती है, तो वो उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगी। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से इन्होंने स्पष्ट किया कि अनुक्रिया करवाने के तुरंत बाद में क्या दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, तो ये स्थायी हो जाता है। इसीलिए इसको आरएस बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि सारा ही कार्य उद्दीपक को देकर ही हो, बिना उद्दीपक के भी कार्य होता है, और वो इस प्रकार से किया जाता है। यह प्रयोगात्मक स्थिति बताई जाती है, जो किसके ऊपर की थी, चूहे के ऊपर। उछल कूद करता है और यहाँ पर लीवर में पेड़ लगता है, और यहाँ पर क्या आता है, इसको भोजन मिलता है। फिर बंद करते हैं, और इसी प्रकार से ये कार्य करता जाता है। दूसरा जो प्रयोग किया था इनका, वो किया था किसने, कबूतर पर। कबूतर पर जो प्रयोग किया था, ये किया था 1943 में। और 1943 में जो प्रयोग किया था, इसमें देखो इस प्रकार से कबूतर को इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे स्विच लगा दिए। और ये जो स्विच है, किसी में तो करंट आता था और किसी में करंट नहीं आता था। कबूतर ने एक एक करके उस पर क्या मारी, चोंच मारी, और जिस पे से करंट नहीं आता था उसको ढूंढ लिया, और जैसे ही उस पर वह चोंच मारे, खाना आकर उसके सामने गिरता था। इस प्रकार से इसने क्रिया करते हुए यहाँ पर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। अब इन सिद्धांतों के आधार पर इसके नाम याद रखने हैं। पहली बात करें कि प्रयोग किसने दिया था, किया, B.F. स्किनर ने। कहाँ के थे, USA के। किस पर किया, कबूतर पर और चूहे पर किया। अब इसके नाम क्या होंगे, देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको क्रिया प्रसूत क्यों कहा गया, देखो, जो क्रिया उद्दीपन के प्रति होती है, तो उद्दीपन के प्रति होने वाली क्रिया को तो नाम दिया जाता है क्या, अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। और पुनर्बलन के प्रति जो क्रिया होती है, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब होता है कि क्रिया करने के बाद में उद्दीपन दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, पुनर्बलन कहेंगे। इस पुनर्बलन के प्रति जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत होता है, क्योंकि पुनर्बलन के प्रति होने वाली क्रिया थी। अब देखो, पुनर्बलन के प्रति क्रिया हुई, इस क्रिया में पहले क्रिया करवाई थी या उद्दीपन दिया, पहले क्रिया करवाई, तो क्या कहते हैं, आर यानी रेस्पॉन्स, एस यानी उद्दीपन बाद में दिया गया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या जाता है, RS सिद्धांत या RS बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रसूत क्यों कहेंगे, क्योंकि पुनर्बलन के प्रति क्रिया हुई थी। नैमित्तक अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसका अर्थ है किसी कार्य के निमित्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नैमित्तक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। और पहले क्रिया करवाई बाद में उद्दीपन, इसलिए RS बॉन्ड कहा जाता है। प्रबलीकरण किसको कहते हैं, पुनर्बलन को। तो पुनर्बलन जो है, इससे संबंधित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण। मैंने आपको बताई थी क्रिया दो प्रकार की, एक तो प्रकाशित और एक कौन सी, उत्सर्जित। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कौन सी क्रिया के कारण हो रहा है, ये सिद्धांत प्रकाशित क्रिया पर नहीं होकर कौन सी क्रिया पर हो रहा है, उत्सर्जित क्रिया पर हो रहा है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम दिया गया। पहले इन्होंने क्या करवाई, अनुक्रिया, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ना आर, और फिर क्या करवाया, उद्दीपन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। लेकिन अगर मान लो ये उल्टा आ जाता, उद्दीपन यहाँ आ जाता और अनुक्रिया नीचे होती, तो इसको नाम दे देते उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत।
वो सक्रिय रहा, इसलिए क्या कहा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। देखो अनुबंधन किससे हुआ था, अनुक्रिया से, इसलिए आर टाइप अनुबंधन। अगर यहाँ आ जाए एस टाइप, तो एस टाइप नाम आते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिर पावलोव। एस टाइप अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव का। और आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। इसी को क्या कहते हैं, साधनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ तक अपन ने तीन चीज़ों की बात की कि सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने, कौन सी क्रिया से संबंधित, उत्सर्जित या नैसर्गिक क्रिया से संबंधित, और किस पर प्रयोग किया, चूहे पर और कबूतर पर। नाम क्या हो जाते हैं, सीधे दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो, किसी कार्य के निमित्त होने के कारण नैमित्तक अनुबंधन। पहले क्रिया करवाई, बाद में उद्दीपक दिया, इसलिए आर एस बॉन्ड। पुनर्बलन से संबंधित है तो प्रबलीकरण, कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण कार्यात्मक प्रतिबद्धता। उत्सर्जित क्रिया से संबंधित होने के कारण उत्सर्जित अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया करवाई बाद में उद्दीपन, इसलिए अनुक्रिया उद्दीपन। सक्रिय रहता है इसलिए सक्रिय सिद्धांत, और इसी को क्या कहा गया, आर टाइप अनुबंधन। और एस टाइप किसका, पावलोव का, और इसी को कहा गया साधनात्मक अनुबंधन। तो ये हो जाते हैं इस सिद्धांत से संबंधित नाम की बात होती है। अब आगे चलें, इस सिद्धांत में क्या चीज़ें दे रखी है, देखो यहाँ पर स्किनर ये कहता है कि पहले क्रिया करवाओ, और क्रिया करवाने के तुरंत बाद उसको क्या दो, पुनर्बलन दो। पुनर्बलन देने से क्रिया जो होती है वो स्थायी हो जाती है और उससे बालक सीख जाते हैं। अब देखो पुनर्बलन तत्काल देना चाहिए, और पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन और एक हो जाता है नकारात्मक पुनर्बलन। और दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन में क्रिया की दर बढ़ती है, न कि घटती है। तो बात करते हैं यहाँ पर पुनर्बलन क्या होता है, उसकी बात करें तो देखो पुनर्बलन जिसको बोला जाता है रीइंफोर्समेंट, प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा, प्राथमिक पुनर्बलन, और एक होता है द्वितीयक पुनर्बलन, जिसे सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। प्राथमिक पुनर्बलन अर्थात ऐसा पुनर्बलन जो अपने स्वतः ही शरीर में उत्पन्न होता है, अर्थात जिसका संबंध किससे होता है, जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होता है, ये अधिक प्रभावी होते हैं। लेकिन द्वितीय पुनर्बलन अर्जित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये कम प्रभावी होते हैं। तो ज़्यादा प्रभावी कौन सा पुनर्बलन होगा, प्राथमिक पुनर्बलन को ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर माना जाता है। इसी प्रकार से पुनर्बलन हो जाता है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की भी बात यहाँ पर करते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। तो देखिए साहब, यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन किसको, पुनर्बलन को। पुनर्बलन प्रकृति के आधार पर कितना प्रकार का, दो प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। अब देखो एक तो होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक आता है नकारात्मक पुनर्बलन। ये महत्वपूर्ण होता है। बात किसकी कर रहे हैं, पुनर्बलन की, जिसे कहते हैं अपन रीइंफोर्समेंट। इसकी दूसरी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो होता है सकारात्मक पुनर्बलन, और एक हो जाता है यहाँ पर कौन सा, नकारात्मक पुनर्बलन। दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन में क्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन ये जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है ये आनंददायक होता है, आनंददायक होता है। और ये जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है ये पलायनवादी होता है, पलायनवादी होता है। यानी इससे क्या होता है, बचने की कोशिश करता है व्यक्ति और इसको अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, आनंद आता है। आनंद आता है जैसे भोजन करना या फिर गेम खेलना या मोबाइल चलाना, ये सारे इससे संबंधित है। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, आनंद नहीं आता है, अर्थात व्यक्ति इनसे बचने की कोशिश करता है और इसलिए वह इनको अपनाता है ताकि कोई नुकसान नहीं हो। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, तो सर्दी से बचने के लिए जो स्वेटर पहना जाता है, तो सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनना कौन सा पुनर्बलन है, नकारात्मक। पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनना कौन सा पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन के नाम से उसको जाना जाता है। तो पुनर्बलन प्रकृति के आधार पर बात की अपन ने, और फिर यहाँ पर बात की किसकी, अपन ने पुनर्बलन का दूसरा प्रकार। अब दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन को देखिए यहाँ पर,
पुनर्बलन को क्या कहते हैं अपन? पुनर्बलन को कहते हैं प्रबलन के नाम से इसको जाना जाता है। और पुनर्बलन या प्रबलक क्या होता है? प्रबलक ऐसा कोई उद्दीपक होता है, ऐसा कोई उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। शब्द आ रहा है यहाँ पर वांछित, यानी जिसे अपन चाहते हैं। सकारात्मक, इसके परिणाम क्या होते हैं? सुखद। यह अनुक्रिया को क्या बनाता है? मजबूत। जैसे प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से परिश्रम करेंगे तो कौन सा पुनर्बलन होगा? सकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? यह पुनर्बलन पीड़ादायी और दुखद होता है। थोड़ी देर पहले बात की थी अपन ने। ये परिहार और पलायनवादी क्रिया को सिखाते हैं, जैसे डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनना। ये कौन से हैं? नकारात्मक। प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है? जैविक होता है, जैसे भोजन। द्वितीयक पुनर्बलन क्या होता है? यह अनुभव के कारण उत्पन्न होता है और धन की प्राप्ति और प्रशंसा आदि इससे संबंधित होते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन को क्या किया जाता है? दंड समझ लिया जाता है, लेकिन हकीकत में दंड और पुनर्बलन में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? कि दंड में क्रिया की दर घटती है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन हो या सकारात्मक पुनर्बलन हो, दोनों में ही क्रिया की दर बढ़ती है। तो ध्यान रखना, नकारात्मक पुनर्बलन और दंड एक समान नहीं होता है। कारण क्या है? कि दंड में क्रिया की दर क्या होती है? घटती है। क्रिया की दर घटती है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन में क्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। अब आगे बात करें अपन इसकी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको समझना आप लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है पुनर्बलन, इसको कहा जाता है सबलीकरण। पुनर्बलन या सबलीकरण के नाम से इसको जाना जाता है, या सबलीकरण। पुनर्बलन या सबलीकरण। दूसरी बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? दंड। पहली लाइन तो आपको ये याद करनी है कि पुनर्बलन में क्रिया की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है, हमेशा वृद्धि होगी। और दंड में क्रिया की दर में क्या होती है? कमी होती है। पहला अंतर तो ये याद रखा आपने, पुनर्बलन और दंड में। पुनर्बलन में क्रिया की दर में क्या होती है? वृद्धि। और दंड में क्रिया की दर में क्या होती है? कमी होती है। पुनर्बलन कितनी प्रकार का? देखो यहाँ पर दे रखा है, एक तो सकारात्मक और एक कौन सा? नकारात्मक। तो पुनर्बलन कितनी प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक। और दंड भी कितनी प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। पहली लाइन आपने ये की याद कि पुनर्बलन में क्रिया की दर बढ़ती है और दंड में क्रिया की दर कम होती है। अब देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन में हमेशा उद्दीपक दिया जाता है और नकारात्मक में हमेशा हटाया जाता है। तो दो बातें याद हुई कि पुनर्बलन में एक तो क्रिया की दर बढ़ती है और दंड में क्रिया की दर कम होती है। सकारात्मक पुनर्बलन में हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन हो या दंड हो, उद्दीपक दिया जाता है और नकारात्मक में हटाया जाता है। अब यहाँ पर आप पहले अंडरलाइन तो करोगे इसको प्रवृत्त्यात्मक को, दूसरी करोगे विमुखी को। पुनर्बलन कितनी प्रकार का? दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में उद्दीपन दिया जाएगा, नकारात्मक उद्दीपक हटाया जाएगा। तो देखो, सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा? प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपन दिया जाता है ताकि व्यवहार में वृद्धि हो। जैसे बच्चे को ये कहना कि होमवर्क करने पर आइसक्रीम मिलेगी, तो यहाँ पर कौन सा उद्दीपक दिया? पुनर्बलन। यहाँ पर हटाया जाता है, तो यहाँ पर विमुखी उद्दीपक हटाया जाता है ताकि व्यवहार में वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि ही होगी, क्योंकि वहाँ कमी होगी। उद्दीपक हटाया जाता है ताकि व्यवहार में वृद्धि हो। जैसे बच्चे को यह कहना कि होमवर्क नहीं करोगे तो पापा से शिकायत की जाएगी। ऐसे ही दंड भी दो प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। दंड में हमेशा क्रिया की दर में क्या होती है? कमी। यहाँ पर कौन सा दिया? विमुखी। तो विमुखी उद्दीपक दिया जाता है ताकि व्यवहार में की दर में कमी हो। जैसे पढ़ाई नहीं करने पर बालक की क्या करना? पिटाई करना।
यहाँ पर प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक हटाया जाता है ताकि व्यवहार में क्या हो, कमी हो। बच्चे को बाहर नहीं खेलने देना ताकि उसके अवांछनीय व्यवहार में क्या लाई जा सके, कमी लाई जा सके। तो यहाँ पर आपने पुनर्बलन और दंड का अंतर समझा, उसको एक बार और मैं आपके दिमाग में वापस डालने की कोशिश करता हूँ, फिर से आप इसको समझने की कोशिश करना। देखिए जी, बात कर रहे हैं अपन पुनर्बलन की। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ शब्दों को, उसको समझने की कोशिश आप करोगे। पुनर्बलन में अनुक्रिया की दर में वृद्धि होती है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। दंड में क्रिया की दर में कमी होती है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। सकारात्मक में हमेशा उद्दीपन दिया जाता है, चाहे दंड हो या पुनर्बलन हो। नकारात्मक में उद्दीपन हटाया जाता है, चाहे पुनर्बलन हो या दंड हो। अब देखो, सकारात्मक में दिया जाता है प्रवृत्त्यात्मक और नकारात्मक में हटाया जाता है विमुखी। सकारात्मक दंड में दिया जाता है विमुखी और हटाया जाता है प्रवृत्त्यात्मक। इसके दिए जाने से क्रिया की दर में वृद्धि हो रही है, इसके दिए जाने से क्रिया की दर में कमी हो रही है। इसके हटाए जाने से क्रिया की दर में वृद्धि हो रही है, इसके हटाए जाने से क्रिया की दर में कमी हो रही है। और फिर उदाहरण के आधार पर आपको सारे प्रश्नों के आंसर ढूंढना है। ये बात हुई किसकी, पुनर्बलन की। आगे की बात करें तो वही सकारात्मक धनात्मक पुनर्बलन दे रखा है। इसमें देखो, स्किनर के अनुसार धनात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य उन उद्दीपकों से होता है जिनमें प्रस्तुत होने वांछित व्यवहार या प्राप्ति अनुक्रिया की प्राथमिकता में वृद्धि होती है। जैसे मान सम्मान है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, धन दौलत है, भोजन पानी है आदि। कौन से पुनर्बलन होते हैं, सकारात्मक। नकारात्मक क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार ऋणात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य उन उद्दीपकों से है जिनके हटाए जाने से वांछित अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होती है। जैसे तेज प्रकाश है, तीव्र गर्मी, अत्यधिक सर्दी, विद्युत का आघात है आदि है। ये तो बात पहले अपन कर ही चुके। फिर यहाँ पर बात करें अपन पुनर्बलन बनाम दंड, जो अभी समझ रहे थे कि पुनर्बलन और एक क्या था, दंड। देखो, पुनर्बलन दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। दंड भी दो प्रकार का, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। इसको वहाँ पर तो समझा था अपन ने इस प्रकार से सारणी में, और यहाँ पर इसको समझ रहे हैं इस प्रकार से। वहाँ तो इस प्रकार से समझा था, अब इसको विस्तार से समझने के लिए इसको इस प्रकार से देखिए आप लोग यहाँ पर, कि दोनों दो दो प्रकार के हो गए, सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, प्राणी के वातावरण में एक सकारात्मक उद्दीपक जोड़ दिया जाए, किसी व्यवहार विशिष्ट के होने की संभावना इससे बढ़ जाएगी। प्रवृत्त्यात्मक जोड़ा। नकारात्मक के प्राणी के व्यवहार में से एक नकारात्मक उद्दीपक हटा दिया जाए, किसी व्यवहार के विशिष्ट होने की संभावना बढ़ती है। अब यहाँ पर देखो कौन सा जोड़ा जाए, कौन सा हटाया जाए। यहाँ पर क्या है, एक तो हटा दिया जाए, शब्द लिखा हुआ है ना, तो कौन सा हटाया जाए, विमुखी। और यही प्रश्न बनेगा कि नकारात्मक उद्दीपक में, पुनर्बलन में कौन सा उद्दीपक हटाया जाए। और देखो यहाँ पर कौन सा जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए तो इसमें आपको याद रखना है प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक क्या है, जोड़ा जाए। बात समझ में आ रही है। पुनर्बलन दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में प्रवृत्त्यात्मक जोड़ा जाए ताकि वृद्धि हो, नकारात्मक में विमुखी हटाया जाए ताकि वृद्धि हो। अब दंड में दोनों ही प्रकार के में क्रिया की दर में क्या होती है, कमी होती है। और पुनर्बलन में दोनों ही प्रकार की क्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले तो अंतरीय याद रखा था, फिर ये दोनों यहाँ आ गए। देखो, सकारात्मक दंड क्या है, प्राणी के वातावरण में एक अवांछनीय नकारात्मक उद्दीपक जोड़ दिया जाए। अवांछनीय जिसको अपन चाहते नहीं है, जो प्लायनवादी होता है, तो कौन सा जुड़ेगा, विमुखी। प्राणी के वातावरण में से अवांछनीय सकारात्मक उद्दीपक हटा दिया जाए, अवांछनीय जिसे अपन चाहते नहीं है हटा दिया जाए, तो कौन सा हटा दिया जाए, आंसर हो जाएगा प्रवृत्त्यात्मक। तो यहाँ पर भी कमी हो रही है और यहाँ पर भी क्या हो रही है, कमी हो रही है।
अब देखो, पुनर्बलन और दंड दोनों दो दो प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। पुनर्बलन में हमेशा क्रिया की दर में वृद्धि होती है, जबकि दंड में क्रिया की दर में क्या होती है, कमी होती है। दोनों में जोड़ा जाता है। इसी चीज को अपन यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ रहे थे और यहाँ इसको सारणी के रूप में आपको बताया गया है। दोनों चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उद्दीपक और पुनर्बलन दो दो प्रकार के होते हैं। देखिए आगे इसकी पुनर्बलन की अनुसूचियां। पुनर्बलन की अनुसूचियां क्या होती है, इसको स्पष्ट करते हैं। अनुसूचियां अर्थात लिखा हुआ है यहाँ पर शेड्यूल्ड ऑफ री इन्फोर्समेंट। पुनर्बलन प्रदान करने के जो तरीके होते हैं, जो विधियां होती है, उनको पुनर्बलन की अनुसूचियों के नाम से जाना जाता है। और ये पुनर्बलन की जो अनुसूचियां हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो सतत पुनर्बलन, लगातार पुनर्बलन दिया जाए, और एक आंशिक पुनर्बलन, लगातार पुनर्बलन नहीं देकर रुक रुक के पुनर्बलन दिया जाए। तो इसी सतत को नाम दे दिया जाता है अविराम। इसको क्या कहा जा सकता है, अविराम। और इसी को नाम दिया जा सकता है सविराम। सविराम यानी रुक रुक कर। पुनर्बलन का मतलब फीडबैक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के दौरान बार बार ही बच्चों को बताऊँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लगातार ये बोला जाता है, तो वो कहलाता है सतत। कभी कभी बोला जाता है तो कहलाता है आंशिक। जैसे आप किसी कॉपी चेक करते हो और प्रत्येक लेसन में गुड देते हो, गुड, वेरी गुड आदि, लेकिन कभी कभी गुड देते हो, वेरी गुड देते हो, तो वो क्या कहलाएगा, आंशिक। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा पुनर्बलन अधिक स्थायी होता है। आंसर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी जो होता है वो आंशिक होता है। इससे अनुबंधन अधिक होता है अपेक्षाकृत सतत पुनर्बलन के। तो सतत और आंशिक। अब आंशिक जो है ये दो चार प्रकार का होता है। देखो कौन से पुनर्बलन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, आंशिक पुनर्बलन की। पुनर्बलन कितनी प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो सतत और एक आंशिक। यहाँ पर कौन सा आंशिक कितनी प्रकार का, चार प्रकार का। इसमें एक तो अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अंतराल का मतलब होता है गैप और अनुपात का मतलब होता है क्रम। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। टोटल कितने हो गए, चार प्रकार। जैसे निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, जब निश्चित अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए, जैसे प्रत्येक पांचवें क्रम में, प्रत्येक पांचवें क्रम के बाद 10वें, 15वें, 20वें ऐसे पुनर्बलन दिया जाए तो निश्चित अनुपात। परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन सूची का मतलब होता है कि इसमें अनुपात निश्चित नहीं हो, कभी पहले क्रम में तो कभी दूसरे क्रम में, कभी 15वें क्रम में तो कभी 17वें क्रम में, ऐसे पुनर्बलन दिया जाए तो कौन सी, परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन सूची के नाम से जाना जाता है। यहाँ दे रखा है देखो, निश्चित अंतराल में, निश्चित अंतराल, यहाँ पर एक शब्द और लिख लें अपन, समय का, समय अंतराल। जैसे प्रत्येक 5वें मिनट में पुनर्बलन दिया जाए। और परिवर्त्य अंतराल यानी निश्चित समय नहीं हो, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी कौन से होगा, परिवर्त्य अनुपात और परिवर्त्य अंतराल। यही परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो प्रभावकारी अनुसूची है वो कौन सी होती है। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी अनुसूची है और कौन सी अनुसूची नहीं है। देखो अनुसूची कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। लगातार पुनर्बलन दिया जाए तो सतत, लगातार पुनर्बलन नहीं दिया जाए तो आंशिक। उत्तम कौन सी प्रकार का, आंशिक। आंशिक कितने प्रकार के, चार प्रकार के, जिसमें एक तो अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और अंतराल पुनर्बलन अनुसूची को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसके आगे बात करें तो देखो दो सिद्धांत पढ़े अपन ने। इससे पहले तो पढ़ा था शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत और अभी पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ये जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत था ये किसने दिया था, ये दिया था पावलोव के द्वारा। और ये जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया स्किनर के द्वारा। अंतर क्या है जी, अंतर ये है कि पावलोव ने पहले उद्दीपन यानी उद्दीपन दिया तो एस और फिर अनुक्रिया करवाई तो इसे कहा जाता है एस टाइप अनुबंधन। इन्होंने पहले अनुक्रिया करवाई तो इसे कहा जाता है आर टाइप अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। दोनों ने क्या करवाया, अनुबंधन करवाया। इसने भी क्या करवाया, अनुबंधन करवाया।
इसने अनुबंधन किससे करवाया? क्रिया से करवाया। इन्होंने अनुबंधन किससे करवाया? उद्दीपक से करवाया। तो पहला अंतर ये याद रखना है, पावलोव ने एस टाइप दिया था, स्किनर ने आर टाइप दिया था। अब आगे देखिए, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत देने वाले कौन थे? पावलोव। ये देने वाले कौन थे? स्किनर। शास्त्रीय अनुबंध में उद्दीपन अनुक्रिया से होता है। देखो, अनुक्रिया उद्दीपन से होती है और यहां पर अनुक्रिया किससे हो रही है? उद्दीपन से। यानी इसके एस से क्या हो रहा है? आर, अर्थात ये आ जाता है एस आर बॉन्ड के समकक्ष। यहां पर अनुबंधन अनुक्रिया से होता है, अर्थात इसको क्या बोल दिया अपन ने? आर एस बॉन्ड के नाम से इसको जाना गया। समझ रहे हो? यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध समीपता के कारण होता है, जबकि यहां पर प्रभाव के कारण होता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया जो है उसका संबंध प्रभाव के कारण होता है। इस प्रकार के अनुबंधन में प्राणी को भोजन रूपी पुनर्बलन अनुक्रिया से पहले ही दे दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उद्दीपक, जबकि अनुक्रिया के बाद दिया जाता है पुनर्बलन। यहाँ पर जो चूहा है ना, पहले अनुक्रिया करता है, फिर भोजन आ रहा है। पहले यहाँ पर कुत्ते को भोजन दिया गया था और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आ रही थी? लार आ रही थी। यहाँ भोजन पहले, यहाँ पर भोजन बाद में। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राणी तथा वातावरण दोनों को नियंत्रित किया जाता है, जबकि क्रियाप्रसूत अनुबंध में प्रयोगकर्ता केवल वातावरण को नियंत्रित करता है। तो ये इन दोनों के मध्य क्या हो गई जी? अंतर हो गए। तो देखो, पहला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? शास्त्रीय अनुबंधन और क्रियाप्रसूत अनुबंधन। देने वाले कौन थे? एक के तो स्किनर और एक के कौन थे? पावलोव महोदय। आगे की बात करें तो देखो, क्रियाप्रसूत अनुबंधन के जो उपयोग हैं, वो उपयोग क्या हैं? ये स्वतंत्र अधिगम पर बल देता है और उद्देश्यों का क्या करता है? निर्धारण करता है। अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है, वांछित अनुक्रिया को सिखाने में सहायक है और अधिगम को स्वरूप प्रदान करता है। अर्थात स्वतंत्र अधिगम पर बल देता है, अर्थात ये सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रूप से सीखने पर बल देता है। उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करता है? सिद्धांत शिक्षक को पाठ्य वस्तु पढ़ाने से पूर्व इस बात का संकेत देता है कि शिक्षक को अपने उद्देश्य और उद्देश्य तक जाने वाले मार्ग तथा प्राप्ति में सहायक शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्माण कर लेना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा किया जाए जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो। सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करता है। जो क्रियाएं बालकों के लिए अच्छी है उसे कहा जाता है वांछित अनुक्रियाएं। तो उन वांछित अनुक्रियाओं को सीखने में सहायता करता है और अधिगम को स्वरूप प्रदान करने में भी सहायता करता है। तो ये तो बात हुई अपने स्किनर के सिद्धांत की। अब इसी स्किनर के द्वारा एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब होता है अपने आप सीखना। बीएफ स्किनर ने दिया था और इसका अर्थ होता है अपने आप सीखना। और इस पर प्रयोग किस पर किया गया था? कबूतरों पर प्रयोग किया गया था। अनुदेशन प्रणाली में बालक स्व गति से सीखता है, यानी अपने आप सीखता है। अभिकर्मित अनुदेशन जो है, यह अभिकर्मित अनुदेशन 3 प्रकार का हो जाता है। एक तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, एक शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन और मैथिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। में नाम लिख सकते हो यहाँ पर, गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है मित्रों इनके प्रतिपादक। तो रेखीय किसने दिया था? स्किनर ने 52 में। हालांकि यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। शाखीय किसने दिया था? नॉर्मन ई काउंडर ने 60 में। और मैथमेटिक्स दिया गया था थॉमस ए गिलबर्ट के द्वारा 1962 में। इनमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर पुनर्बलन पर स्वाधिक बल दिया जाता है। रेखीय में समस्या का पता लगाया जाता है, उपचार किया जाता है। पाठ्यक्रम पर अधिक जोर देकर अर्थात पाठ्य वस्तु को स्वामित्व पर जोर दिया जाता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप सीखना। देने वाले कौन थे? स्किनर। और कितने प्रकार का हो जाता है ये? 3 प्रकार का अभिकर्मित अनुदेशन होता है, रेखीय, शाखीय और मैथिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था साथियों अपने स्किनर का सिद्धांत। इसी स्किनर के सिद्धांत में 2 शब्दावलियों को काम में लिया जाता है। एक शब्दावली तो है कौन सी? इसको बोला जाता है
आकृतिकरण। आकृतिकरण, आकृतिकरण का मतलब होता है शेपिंग, अर्थात शेप देना। और दूसरा जो शब्दावली है वो काम में लिया जाता है श्रृंखलाकरण। श्रृंखलाकरण, और श्रृंखलाकरण को कहा जाता है चेनिंग। चेनिंग, देखिए दोनों को समझना। आकृतिकरण और शेपिंग और चेनिंग, जैसे मान लो एक नृत्य कलाकार यानी नृत्य सिखाने वाला शिक्षक नृत्य सिखाने के लिए एक जो बालक होता है, इस बालक को अलग अलग स्टेप सिखाता है। और ये जो स्टेप है ये बहुत सारे होते हैं, और इन स्टेपों को अलग अलग प्रकार से सिखाया जाता है। पहले एक अलग अलग स्टेप में बच्चे को नाचना सिखाता है, और फिर उन सभी प्रकार के स्टेपों को जोड़ते हुए वो प्रदर्शन करता है। तो अलग अलग स्टेप सिखाना तो क्या है, शेपिंग। और सभी स्टेपों को एक साथ काम में लेते हुए नृत्य प्रस्तुत करना क्या है, चेनिंग। विद्यालय में भी ये होता है, एक बालक को पहले एक शेप में ढाला जाता है और फिर उसको श्रृंखला को मिलाकर उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे पहले आप बच्चे को क्या बनाना सिखाओगे, क। अब क बनाना सिखाने से पहले आपको ऐसे बनाना सिखाना पड़ेगा, डंडा खींचना सिखाना पड़ेगा, ऐसे बनाना सिखाना पड़ेगा, और फिर इससे मिलाकर क्या बना दिया आपने, क। ऐसे बच्चे को क्या सिखाया, म। उसे बच्चे को क्या सिखाया, ल। तो ये अलग अलग शब्द सिखाए, ये तो क्या है, उसकी शेपिंग। फिर एक साथ इनको मिलाकर लिखना सिखाया, तो फिर ये क्या है, चेनिंग। तो चेनिंग और शेपिंग जो शब्दावली है ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इसमें आंसर आता है कौन सा, अभिक्रमित स्किनर का सिद्धांत। तो मित्रों, आज जो सिद्धांत अपने चल रहा है उस सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए एक बार फिर से इसका दौरान करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इनकी पुस्तक जो है, इस पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पुस्तक में ये सिद्धांत दिया, और इनको मूल व्यवहारवादी कहा जाता है। और 2 बार इन्होंने प्रयोग किया, 38 में तो चूहे पर और 43 में कबूतर पर। फिर अपन ने बात की कि 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती है, एक तो प्रकाशित और एक उत्सर्जित। प्रकाशित क्रिया उद्दीपक के प्रति होती है, उत्सर्जित क्रिया पुनर्बलन के प्रति होती है। पुनर्बलन पर काम किया था स्किनर ने, और उद्दीपन के प्रति क्रिया पर काम किया था पावलोव ने। इसलिए एस टाइप अनुबंधन तो था पावलोव का, और आर टाइप अनुबंधन किसका था, स्किनर का। फिर बात की अपन ने इस प्रयोग की कि चूहे पर प्रयोग कैसे किया। चूहा जो है उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं, वो उछल कूद करता है, जिसके फलस्वरूप लीवर दबता है और भोजन आकर गिरता है। अर्थात चूहे ने पहले क्या की, अनुक्रिया, और फिर उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, उसको भोजन प्राप्त हुआ। वही प्रयोग कबूतर पर किया गया। कबूतर के सामने उसको एक बंद कर देते हैं अंदर, और बोर्ड लगा दिया जाता है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, कुछ में करंट आता है। एक बोर्ड में जैसे ही चूस मारी जाती है तो भोजन आकर गिरता है, अर्थात पहले अनुक्रिया की और फिर भोजन मिल रहा है, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त हुआ। फिर इसके नाम देखो, क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसको कहा गया। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसलिए कहा गया, किसी कार्य के निमित्त ये होता है। पहले अनुक्रिया करवाई थी, फिर उद्दीपन, इसलिए आरहिस्पॉन्ड कहा गया। इसी को प्रबलीकरण कहा गया पुनर्बलन के कारण। इसी को कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा गया। उत्सर्जित क्रिया का इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें उद्दीपक दिखाई नहीं देता, इसलिए उत्सर्जित क्रिया। पहले अनुक्रिया करवाई, फिर उद्दीपन मिला, तो अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत कहा। फिर सक्रिय अनुबंध होने के कारण सक्रिय अनुबंध, आर टाइप इसलिए कहा गया क्योंकि अनुक्रिया से अनुबंधन करवाया, आदि इसके नाम अपन ने पढ़े। पुनर्बलन प्रकृति के आधार पर 2, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीय। फिर अपन ने बात की पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक आनंददायी होता है, नकारात्मक लाइनवादी होता है। फिर इसको अपन ने विस्तार से यहाँ पर देखा। फिर बात की पुनर्बलन और दंड में अंतर क्या होता है, कि पुनर्बलन में तो क्रिया की दर में वृद्धि होती है, दंड में क्रिया की दर में कमी होती है। दोनों दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में उद्दीपन दिया जाता है, नकारात्मक में उद्दीपन हटाया जाता है। इस आधार पर इनको अपन ने पढ़ा, और ये जो है यहाँ पर अपन ने अच्छी तरह से इसको समझा कि पुनर्बलन सकारात्मक नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं।
फिर पढ़ा अपन ने पुनर्बलन की अनुसूचियां दो प्रकार की, एक तो कौन सी सतत और एक कौन सी आंशिक। आंशिक कितने प्रकार की, चार प्रकार की यहाँ पर। और फिर इन दोनों में अंतर पढ़ते हुए अपन ने इसके उपयोग को पढ़ा और ये सिद्धांत आपके कंप्लीट हुआ। अगला जो सिद्धांत है साथियों, वो सिद्धांत पढ़ेंगे अपन कल, और वो होगा CL हल का पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। तो जुड़ी रहिए आप दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी अन्य उपयोगी चीज़ें भी अतिशीघ्र और भी आपको मिलने वाली है। आप निश्चित रूप से यहाँ से तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। साथियों देखो, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर हंसी मजाक और दूसरी बातें इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि आपका समय बड़ा अमूल्य है और इस अमूल्य समय में कोई भी आपकी बर्बादी नहीं हो, इसलिए बिना हंसी मजाक के और बिना फालतू बातें किए हुए शुद्ध और सही कंटेंट आप तक पहुँचाया जा रहा है। हालांकि इस दुनिया में शुद्ध चीज़ पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि अशुद्ध चीज़ें आपको देकर आपके दिमाग को दिग्भ्रमित करें। हम वही आपको पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हो सकता है आपको पढ़ने में जोर आए, लेकिन आपको सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपसे विदा लेता हूँ, मैं हरिओम पांचाल। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।